हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7 चैप्टर 8 दैट इज विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। सो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि विंड्स कैसे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती हैं, अनइवन हीटिंग ऑन अर्थ कैसे विंड को बहने में मदद करती है। फिर हमने पढ़ा था कि यदि मॉनसून विंड्स के साथ तेज़ हवाएं चलती हैं तो हमारे बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो सकते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने थंडर स्टॉर्म के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो चलिए उससे आगे इस क्लास में स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। साइक्लोन्स क्या होते हैं? क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वाटर वेपर्स इन द एयर। जो भी क्लाउड हैं वो किसकी वजह से फॉर्म होते हैं? जो वाटर वेपर्स हैं एयर के अंदर, उनकी वजह से क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। एज द वाटर टर्न्स इनटू वेपर, जैसे ही वाटर वेपर में बदलते हैं, इट टेक्स अप द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए एटमॉस्फेयर से हीट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ले लेते हैं। ठीक है जी, एब्जॉर्ब करते हैं। व्हेन द वाटर वेपर्स टर्न इनटू क्लाउड, और जब ये वाटर वेपर्स ऊपर जाके किस में बदल जाते हैं? क्लाउड में बदल जाते हैं। एंड फॉल्स बैक एज रेन ड्रॉप, और वापस कंडेंस होने की वजह से वापस रेन की फॉर्म में नीचे की तरफ गिरते हैं। तो जो इन्होंने हीट एब्जॉर्ब की थी ना वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, वो हीट ये वापस रिलीज करेंगे। क्या करेंगे? वापस उस हीट को रिलीज करेंगे। देखो भाई, हमें पता है कि वाटर को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। हम लोगों ने भी वेसल के अंदर वाटर को कभी ना कभी बॉयल करके देखा होगा, तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं हीट एब्जॉर्ब करके ना, बिना हीट दिए तो नहीं जाएंगे वो। तो जब वो वापस आएंगे वेपर से वाटर की फॉर्म में, तो उस हीट को रिलीज भी तो करना पड़ेगा। जिस हीट को लेकर वो वेपर में कन्वर्ट हुए थे, उस हीट को वो रिलीज करेंगे। ठीक है जी, ऐसा ही होता है जब बरसात होती है तो वो हीट को रिलीज करते हैं। द सेम हीट इज रिलीज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस हीट, जो हीट रिलीज हो रही है रेन आने के दौरान, वार्म्स अप द एयर अराउंड द रेन ड्रॉप्स एंड द वार्म एयर स्टार्ट्स राइजिंग। देखिए जी, जो वाटर थे के वेपर्स बने थे, जो वाटर के वेपर्स बने थे, इस दौरान वो वाटर ऊपर उठ रहा था, क्योंकि लो प्रेशर रीजन में तो गर्म हवा ऊपर उठेगी तो अपने साथ वेपर्स को भी लेके जाएगी। जब ये कंडेंस हुए और रेन की फॉर्म में नीचे आने लगे, तो यहां पर उन्होंने और हीट एनर्जी को रिलीज किया। जब ये वापस कन्वर्ट हुए तो यहां की एयर, जो बीच में एयर प्रेजेंट थी, वो दोबारा गर्म होके क्या हुई? और ऊपर की तरफ उठने लगी। ठीक है, पहले ही यहां पर लो प्रेशर रीजन था ज्यादा टेम्परेचर की वजह से, ऊपर से जब वो वाटर वेपर्स दोबारा कंडेंस हुए तो उन्होंने और ज्यादा हीट रिलीज की, तो यहां का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, तो एयर और तेजी से ऊपर की तरफ मूव करने लग जाएगी। दिस लेड्स टू डिक्रीजिंग देयर प्रेशर इन द रीजन, और इस वजह से यहां पर पहले ही जो लो प्रेशर था वो और ज्यादा लो हो गया। सो द एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स टेक्स द प्लेस ऑफ द वार्म एयर। तो जो साइड की एयर है वो इस वार्म एयर की जगह लेने आएगी, क्योंकि यहां पर जो एयर है वो कोल्ड है, तो हाई प्रेशर रीजन से एयर लो प्रेशर रीजन की तरफ मूव करेगी। दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द रेन फॉल, और यही साइकिल चलती रहेगी जब तक बरसात नीचे आती रहेगी। इसकी वजह से एज ए रिजल्ट अ वेरी लो प्रेशर रीजन इज क्रिएटेड एंड स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट्स रिवॉल्विंग इन दैट लो प्रेशर रीजन। अब क्या हुआ था भाई? पहले ही यहां पर लो प्रेशर था, जिसकी वजह से एयर ऊपर मूव कर रही थी अलोंग विद वाटर वेपर्स। जब बरसात नीचे की तरफ आने लगी तो उन्होंने और ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज की, तो यहां पर पहले से भी ज्यादा लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से यहां पर बहुत तेजी से हवा इस तरफ आने लगी। हमने बात किया था ना कि जितना ज्यादा डिफरेंस होता जाएगा एक लो प्रेशर और हाई प्रेशर रीजन के बीच में, उतनी ज्यादा विंड की स्पीड बढ़ जाएगी। सो दिस कंडीशन इज नोन एज साइक्लोन। तो जो ये हवा आ रही है ये यहां पर क्या होंगी? रोटेट होके ऊपर की तरफ उठने लगेगी, क्योंकि यहां पर हवा क्या है? गर्म है, और इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं। तो जो फॉर्मेशन है साइक्लोन की वो डिपेंड करती है कई सारे फैक्टर्स के ऊपर। द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस जगह का टेम्परेचर कितना है, ज्यादा होना चाहिए। विंड की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन ऑफ विंड क्या है, और उस जगह पे ह्यूमिडिटी कितनी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ही तो ऊपर जाके क्लाउड की फॉर्मेशन करेगी, फिर रेन आएगी और वो रेन क्या करेगी? और हीट रिलीज करेगी, वहां का लो प्रेशर और ज्यादा लो हो जाएगा। यहां पे देखिए
डायग्राम से। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड हैं इंक्रीज सी लेवल इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन कॉजिंग ए स्टॉर्म सर्ज। यहाँ पर लो प्रेशर रीजन था जिसकी वजह से गर्म हवा ऊपर उठ रही थी अलोंग विद वाटर वेपर्स, क्योंकि गर्म है तो वाटर भी तो इवेपोरेट होगा। तो इस लो प्रेशर रीजन को कवर करने के लिए जो ठंडी हवा है वो साइड से इस तरफ रश कर रही थी, ठीक है जी, साइड से इस तरफ कोल्ड एयर रश कर रही थी। ऊपर जब ये गए और यहां से बरसात होनी स्टार्ट हुई तो उन रेन ड्रॉपलेट से क्या हुई, दोबारा हीट एनर्जी निकलनी स्टार्ट हुई, जिससे यहाँ का जो लो प्रेशर रीजन है वो और ज़्यादा लो हो गया। तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स जो हैं सेंटर की तरफ आने लगे और यहाँ पर फिर वो एक सर्कुलर फॉर्म में गर्म होने की वजह से ऊपर उठती हैं और फिर वो बरसात दोबारा होती है, फिर टेम्परेचर दोबारा बढ़ता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा, जब तक बरसात होती रहेगी। और जो सेंटर में जो एक एरिया क्रिएट होगा उसको आई कहते हैं। ये एक बहुत काम एरिया होता है और क्लियर स्काई होता है, इसके ऊपर कोई आपको बादल देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर सबसे ज़्यादा लो प्रेशर होगा, बड़ा शांत सा वातावरण होगा। इसके अलावा जितना भी साइक्लोन है वहां पर आपको क्लाउड्स ही क्लाउड्स देखने को मिलेंगे। जो हाइट है आपके साइक्लोन की वो 15 किलोमीटर तक हो सकती है ग्राउंड से, और जो इसका डिस्टेंस है चारों तरफ वो कितना हो सकता है, 250 किलोमीटर तक हो सकता है। कितना हो सकता है, 250 किलोमीटर तक इसकी विड्थ हो सकती है साइक्लोन की। सो दिस इज हाउ अ साइक्लोन इज फॉर्म्ड। सो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन के बारे में बात करते हैं। साइक्लोन इज ए रोटेशन ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर एट ए हाइट ऑफ अराउंड 10 to 15 किलोमीटर। कितनी हाइट हो सकती है, 10 से 15 किलोमीटर की हाइट हो सकती है। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन का जो सेंटर है उसको आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, आई बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था कि काम एरिया होता है। इज ए क्लीन एरिया, बहुत क्लीन है। देयर वर नो क्लाउड्स, वहां पे कोई क्लाउड नहीं है और बहुत हल्की हल्की विंड्स उसके अंदर प्रेजेंट है। दिस एरिया रेंजेस फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर इन डायमीटर। तो जो आई का डायमीटर है वो कितना होता है, 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। द क्लाउड रीजन लाइज अराउंड दिस आई, और इसके चारों तरफ हमने बात की थी क्लाउड का रीजन होता है जो कहां तक हो सकता है, 250 किलोमीटर तक हो सकता है। And has a diameter around 150 kilometer. The cloud regions have high winds blowing at 150 to 250 kilometers per hour accompanied by heavy rain. तो जो क्लाउड रीजन है ये सारी तरफ का रीजन है, आई को छोड़ के उसके चारों तरफ जो 250 किलोमीटर का जो डायमीटर है उसके अंदर 150 से 250 उसके अंदर आपको बहुत तेज हवाएं चलती हुई मिलेंगी along with heavy rainfall. The first indication of cyclone can be observed when strong winds starts flowing and pushing away the water from the shore. इसकी इंडिकेशन हमें कैसे मिल सकती है, जब बहुत तेज हवा चल रही हो और शोर से वाटर को क्या कर रही हो, दूसरी तरफ पुश करेंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि साइक्लोन की क्रिएशन होने वाली है। सो क्या क्या डिस्ट्रक्शन कॉज होती है एक साइक्लोन के द्वारा। साइक्लोन कैन रिजल्ट इन एक्सट्रीमली हाई वेव्स, बहुत ज़्यादा ऊंची वेव्स उठ सकती हैं समुद्र और ओशन के अंदर, महासागर के अंदर, बिकॉज ऑफ लो प्रेशर होने की वजह से। दीज वेव्स कैन बी 3 to 12 मीटर हाई, और ये जो हवाएं हैं, जो वेव्स आ रही हैं, ये पानी के अंदर कितनी ऊंची वेव उठा सकती हैं, 3 से 12 मीटर हाइट की वेव्स को पानी में उठा सकती हैं। व्हेन दीज हाई वेव्स हिट द शोर इट रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और जब ये इतनी बड़ी लहरें समुद्र किनारे से टकराती हैं तो काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। जो सॉयल है उस एरिया में वो भी फर्टिलिटी लूज कर देती है आफ्टर ए साइक्लोन, क्योंकि वहाँ पर सॉयल इरोजन हो जाता है। फ्लड की सिचुएशन भी हो सकती है अगर वो बरसात कंटिन्यू होती रहे लंबे समय तक। सो हाई स्पीड विंड्स इन द साइक्लोन अफेक्ट द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन लाइन। तो जब इतनी तेज हवाएं चलेंगी तो टेलीफोन की लाइन टूट जाएंगी, बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की लाइन टूट जाएंगी, जो ट्रीज हैं वो अपरूट हो जाएंगे, गिर जाएंगे, हाउस डैमेज हो जाएंगे और बहुत सारा लाइफ का नुकसान हो सकता है। सो जो साइक्लोन है वो समुद्री इलाकों में, जो तटीय इलाके हैं आपके, कोस्टल एरियाज हैं, उनके अंदर बहुत कॉमन होते हैं। तो साइक्लोन को दूसरी जगहों पे किन किन नाम से जाना जाता है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ये आपका क्या है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर साइक्लोन को हरिकेन के नाम से जाना जाता है, देख सकते हैं आप। टाइफून जो जापान है आपका, दिस इज योर जापान,
जापान के इलाके में, फिलीपींस के इलाके में यहाँ पर जो साइक्लोन है उसका नाम है टाइफून। हमारे इंडियन ओशन के आसपास उसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो वर्ल्ड में इसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। टॉर्नेडो। टॉर्नेडो इज अ वेदर कंडीशन व्हेन अ क्लाउड हैविंग अ डार्क फनल शेप रीच द ग्राउंड। एक क्लाउड होता है, बहुत बड़ा क्लाउड होता है, जब वो नीचे की तरफ पहुंचता है एक फनल की फॉर्म में, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं? टॉर्नेडो कहते हैं। जो डायमीटर है टॉर्नेडो का कैन रेंज फ्रॉम 1 मीटर टू सेवरल किलोमीटर्स। यहाँ पर तो बहुत छोटा होगा और ऊपर की तरफ काफी बड़ा डायमीटर होगा टॉर्नेडो का। टॉर्नेडो कैन बी फॉर्म्ड विद इन साइक्लोन एज वेल। तो जो साइक्लोन है उसके अंदर भी टॉर्नेडो की फॉर्मेशन हो सकती है। इन अ टॉर्नेडो विंड्स ब्लो एट हाई स्पीड्स ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर जो हवाएं बहती हैं टॉर्नेडो में उसकी स्पीड कितनी होती है? 300 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। द फनल लाइक शेप, जो ये फनल लाइक शेप है टॉर्नेडो की, सक्स एवरीथिंग दैट कम्स नियर इट एट द बेस। तो नीचे जो भी इसके आसपास चीजें आएंगी वो इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा और ऊपर ले जाके बाहर की तरफ फेंक देगा। इतना स्ट्रांग होता है आपका टॉर्नेडो। बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द विंड। तो यहाँ पे लो प्रेशर है जिसकी वजह से वो उसको ऊपर की तरफ उठाएगा, जो भी चीज उसके कांटेक्ट में उसके बेस पे आएंगे। देन इट थ्रोज द थिंग अपवर्ड। फिर वो चीजों को ऊपर फेंकेगा। हेंस टॉर्नेडो कैन बी डिवास्टेटिंग। बहुत ज्यादा डिजास्टरस, नुकसानदायक हो सकते हैं। सो दिस इज हाउ अ टॉर्नेडो लुक्स लाइक। ऊपर देखिए क्लाउड कितना बड़ा है और एक फनल की शेप में नीचे की तरफ आया हुआ है। डायमीटर नीचे बहुत छोटा है, ऊपर बहुत बड़ा है। तो जो स्टॉर्म का मोशन है वो इस डायरेक्शन में है और जो भी चीज इसके बेस में आएंगी वो उसको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएगा और बाहर की तरफ फेंक देगा। प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम ए टॉर्नेडो। टॉर्नेडो से बचने के लिए क्या करें? टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ इन अ टॉर्नेडो वन शुड टेक शेल्टर इन एन अंडरग्राउंड रूम विद नो विंडोज। अंडरग्राउंड रूम में, क्योंकि ऊपर वाले घर को तो टॉर्नेडो उड़ा देगा, इसलिए अंडरग्राउंड रूम में जाना जरूरी है। अगर उसमें कोई विंडो है तो उन विंडोज को आपको क्लोज कर लेना है और खुद को टेबल के नीचे छुपा लेना है। तो जो ये बो डाउन पोजीशन है, नीज को बेंड करके, अपनी एल्बोज को बेंड करके, अपने हेड को प्रोटेक्ट करते हुए आपको ऐसे टेबल के नीचे छुप जाना है। सेफ्टी मेजर्स क्या हैं साइक्लोन्स के लिए? देयर शुड बी ए साइक्लोन फोरकास्टिंग सर्विस दैट कैन वांट द पीपल टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया दैट कैन बी हिट बाय अ साइक्लोन। तो एक साइक्लोन फोरकास्ट करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो साइक्लोन वाले एरिया में रहते हैं, जहां पे साइक्लोन बहुत जल्दी जल्दी आते रहते हैं। तो वहां पे एक साइक्लोन की फोरकास्ट होनी चाहिए, पहले ही बता देना चाहिए कि साइक्लोन आने वाला है ताकि लोग उसके लिए तैयारी कर लें। द स्पीड ऑफ विंड प्ले अ मेजर रोल इन द साइक्लोन और प्रिडिक्टिंग द साइक्लोन और एनी other calamity such as cyclone. Hence the speed of wind in the coastal area should be measured. तो विंड की स्पीड को मेजर करना चाहिए, क्योंकि हमने जितने भी इस चैप्टर के अंदर नेचुरल डिजास्टर पढ़े उन सब में विंड का बहुत मेजर रोल था। तो ये एक डिवाइस है जिसको एनीमोमीटर कहा जाता है, जिसकी सहायता से आप विंड की स्पीड को पता लगा सकते हैं। इसीलिए एनीमोमीटर्स वहाँ पे इंस्टॉल किए जाने चाहिए ताकि नॉर्मल लोगों को भी पता चले कि अगर ज़्यादा तेज़ घूम रहा है तो तेज़ विंड्स हैं तो इसके बाद कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है। तो जो वार्निंग्स हैं वो कम्युनिकेट की जानी चाहिए रैपिडली टू द सिटीजन शिप्स दैट आर सेलिंग इन द सी। समुद्र के अंदर जो जहाज हैं अभी फिलहाल उन तक, नॉर्मल लोगों तक, गवर्नमेंट एजेंसीज तक, फिशरमैन्स तक, ताकि वो सभी सेफर प्लेसेस पे पहुंच जाएं। गवर्नमेंट अपनी तैयारी कर ले, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बुला ले। Along with this, cyclone shelters should be built in the coastal areas and agencies should be appointed who can help the people at the time of calamities. तो cyclone shelters बनाने चाहिए, बाई चांस जिन लोगों का घर इसमें उड़ जाता है, टूट जाता है, उनको उस जगह पे रखा जा सके। सेफर प्लेसेस होनी चाहिए कोस्टल एरिया से दूर ले जाने के लिए, व्हीकल्स होनी चाहिए, गवर्नमेंट एजेंसीज को तैयार रहना चाहिए। सो हाउ एन इंडिविजुअल कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम साइक्लोन। कैसे कोई इंडिविजुअल खुद को साइक्लोन से प्रोटेक्ट कर सकता है? One should not ignore the warnings given by the weather forecasting team. तो जो वेदर फोरकास्ट की गई है उस वार्निंग को सीरियसली लेना है, इग्नोर नहीं करना है। इफ यू कैन यू मस्ट मूव टू सेफ प्लेस एंड कैरी ऑल योर इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स विद यू। अपने साथ अपनी इंपॉर्टेंट चीजें लेके हो सके तो सेफ प्लेस पे चला जाना चाहिए। वन शुड नॉट ड्राइव ऑन रोड्स। रोड्स के ऊपर जहां पर स्टैंडिंग वाटर है उसके ऊपर ड्राइव नहीं करना है, क्योंकि नीचे
डैमेज्ड हो सकता है और पानी की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा। आपको सभी इमरजेंसी नंबर्स को अपने पास याद भी रखना है और स्टोर करके भी रखना है ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप उनको बुला सकें। What to do during a cyclone? साइक्लोन के टाइम पे क्या करना है? गेट रेडी, मॉनिटर कीजिए अलर्ट्स को, एडवाइस को जो इमरजेंसी सर्विसेज के द्वारा दी जा रही हैं। शेल्टर एट होम, घर के अंदर टॉर्च हो गया, ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो गए, मेडिकल किट होगी, पानी हो गया, फूड हो गया, इन सब चीज़ों को स्टोर करके रखिए। घर को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़े तो सेफेस्ट प्लेस की तरफ जाइए। जितने भी एक्सटर्नल डोर्स और विंडोज़ हैं उनको बंद कर लीजिए। गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्लग्स को बंद कर दीजिए, एमसीबी को बंद कर दीजिए। जो वहाँ पे पानी भरा हुआ है रोड के ऊपर, उसके ऊपर ड्राइव मत कीजिए, सेफ साइड में देख के चलिए। अपनी फैमिली को इकट्ठा कर लीजिए और वहाँ से निकलने का प्लान बनाइए। अपने दोस्तों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी हेल्प कीजिए, अपने पेट्स को भी सेफर प्लेसेस पे ले जाइए। ठीक है जी। अगर आप उनको लेके नहीं जा सकते तो बाथरूम वगैरह में उनको क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सकें, क्योंकि सब लोगों को एक साथ मूव कर पाना मुश्किल हो सकता है। सो व्हाट टू डू इफ यू आर लिविंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया? अगर आप साइक्लोन हिट एरिया में रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? द वाटर इन सच रीजन कैन बी कंटामिनेटेड, जो वहाँ का पानी है वो खराब हो सकता है, इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि आप सेफ वाटर पिएं, क्योंकि अगर आपने कंटामिनेटेड वाटर पिया तो आप बीमार हो जाएंगे और सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। वन शुड स्टे अवे फ्रॉम पावर लाइन्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक स्विचेस, पावर लाइन इलेक्ट्रिक स्विचेस से दूर रहना है। वन शुड स्टे एट होम और एट शेल्टर एंड शुड नॉट मूव आउट अननेसेसरीली, शेल्टर में रहिए, घर पे रहिए, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब के बाहर नहीं जाना। वन शुड नॉट पुट अननेसेसरी डिमांड्स टू द रेस्क्यू टीम्स एंड शुड कोऑपरेट विद देम, अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी है, जो आपको बचाने आए हैं उनसे और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है। वन शुड हेल्प ईच अदर इन सच सिचुएशन, आप दूसरों की भी इसमें हेल्प कीजिए, सिर्फ ये नहीं कि खुद का ही हेल्प कर रहे हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है प्रिडिक्ट करने में और प्रोटेक्ट करने में साइक्लोन से? जो सैटेलाइट्स और रडार्स हैं वो पॉसिबल कर देते हैं प्रिडिक्ट करना साइक्लोन को काफ़ी टाइम पहले, जिससे कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें लोगों को बचाने के लिए। देयर आर नाउ सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर साइक्लोन रिलेटेड इश्यूज, बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। भारत का भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों को स्टडी करता है। जनरली जो साइक्लोन वॉच है, जो साइक्लोन आ रहा है, उसका अलर्ट 48 आवर्स एडवांस में इशू कर दिया जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, और फिर साइक्लोन वार्निंग को 24 घंटे पहले इशू कर देते हैं कि भाई बिल्कुल आ रहा है और टकराने वाला है। इसी वजह से हम आज के समय में दुनिया में बहुत सारे साइक्लोन से लोगों को बचा लेते हैं। तो ऐसी वार्निंग जो अलर्ट्स आ रहे हैं उनको सीरियसली लेना है और उनको फॉलो भी करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।